नमस्ते। मेरे अपने चैनल पर आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी एक बहुत बड़ा जंगल का इलाका है। उस इलाके को धनौली पट्टी कहा करते हैं। उस धनौली पट्टी में बहुत सारे छोटे-छोटे गाँव हैं, यानी काफ़ी दूरी पे एक गाँव, दूसरा गाँव काफ़ी दूरी पे, बीच में जंगल। इस तरह से वो इलाका है धनौली पट्टी। और इस जंगल में जो छोटे-छोटे गाँव है उसमें से एक गाँव का नाम है बिसरा खेड़ा। इस गाँव की कहानी है। इस गाँव में 2 दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था राहुल, एक का नाम था विशाल। राहुल काफ़ी समझदार और मिलकर सबके साथ हँस खेल के रहने वाला, जबकि विशाल ये थोड़ा गुमसुम से, लोगों से हट-हट के दूर रहने वाला, इस तरह से। लेकिन दोनों के घर की हालत एक जैसी। दोनों भी गरीब घर के। राहुल भी गरीब घर का था, विशाल भी गरीब ही घर का था, लेकिन उसके घर में बीमारियां और कर्ज बहुत ज्यादा थे। दोनों दोस्त थे, बचपन के दोस्त थे ये। एक साथ स्कूल में दाखिला लेते, स्कूल से पढ़ते, पढ़ लिख कर बाहर निकलते हैं और एक ही साथ एक ही खेत में मजदूरी किया करते हैं। जो भी उनके जिंदगी में समय आता है, जो भी बुरा समय हो या कोई कठिनाई हो, तो दोनों मिलजुल के उस चीज का सामना करते हैं और अपनी जिंदगी और अपने घर को चलाते हैं। ये जो विशाल है, इसमें कुछ बदलाव होने लगा। जैसे कि ये तो पहले से ही सबसे कटा कटा रहता था, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं, बस इसका एक ही दोस्त था, वो दोस्त था राहुल। राहुल के घर सिर्फ जाना आना, उनके घर के लोगों से बात करना, राहुल से ज्यादा घुल मिल कर रहना। लेकिन विशाल में अब ये बदलाव हुआ कि विशाल अब राहुल से भी दूर दूर रहने लगा। और राहुल ये पाता है कि विशाल रात रात भर कभी कभी जंगल में चला जाता है, रात में ही जंगल चला जाता है, रात रात भर जंगल से वापस नहीं आता है। कभी कभी वो ये पाता है कि वो नदी किनारे, इनके गांव के बाहर एक नदी है, नदी किनारे घंटों अकेले बैठा करता था। राहुल को काफी उसकी चिंता होने लगी। वो सोचने लगा कि विशाल इस तरह से बर्ताव क्यों कर रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। काफी दिन ऐसे जाने के बाद एक दिन राहुल सोचता है कि मैं आज विशाल से बात करके रहूंगा कि तुम्हें हुआ क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, मुझसे बोलो। आज तक हमने जो कुछ भी समस्या या जो भी मुसीबत या कोई भी प्रॉब्लम घर की हो या कोई भी और अन्य चीज की, हम लोगों ने एक साथ उसका सामना किया, उससे हम लोग बाहर निकले हैं। अगर तुम्हें कुछ हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो तुम मुझे बताओ, हम लोग इसमें से भी कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। जबकि राहुल की सोच ये बहुत अच्छी थी। वो जाता है। उस दिन भी विशाल नदी किनारे बैठा हुआ था। राहुल उसे गांव भर ढूंढता है, ढूंढने के बाद आखिर में नदी किनारे जाकर देखता है, तो राहुल भाई पे पाता है कि विशाल नदी किनारे बैठा हुआ है। विशाल के पास राहुल जाकर कहता है, राहुल, क्या बात है, क्यों इस तरह से गुमसुम रहा करते हो, सबसे कटे कटे रहा करते हो। आजकल तो तुम्हारे काम में भी ध्यान नहीं है, तुम्हारे घर के लोग भी परेशान हैं, और ये इस तरह से घंटों पानी में क्या देखा करते हो। अगर पानी में देखने से अगर हमारी मुसीबत या हमारी कोई प्रॉब्लम हल हो रही है या उससे हमें छुटकारा मिल रहा है, तो मैं भी तुम्हारे साथ बैठता हूँ। पानी को मैं भी निहारता हूँ। अगर उससे हमारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है या कोई भी मुसीबत है, उससे हमें छुटकारा मिल रहा है, तो मैं भी तुम्हारे साथ बैठकर पानी को देखता हूँ। तो वो कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो कहता, नहीं जरूर कोई बात है, आज तुम मुझे अपनी बात बताओ। ये राहुल ठान लेता है और उसको सामने सामने से कह देता है कि जब तक मुझे सारी सच्चाई तुम ना बताओ कि तुम्हें आखिर क्या प्रॉब्लम है, तब तक मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे बताओ या नहीं बताओ। तो आखिरकार विशाल कहता है कि नहीं, बस मुझको घर की चिंता है, घर में जो प्रॉब्लम्स है उसकी चिंता है, बस और कुछ नहीं। लेकिन अगर प्रॉब्लम्स है घर की, अगर कोई चिंता है, तो रात रात भर जंगल में क्या करते हो तुम, क्यों चले जाते हो अकेले ही जंगल, घंटों पानी के यहाँ बैठे रहते हो। लेकिन नहीं, बस इसलिए क्योंकि ये सब टेंशन से, ये सब सारी चिंताएं मुझे घेरी हुई रहती है, उससे दिमाग बहुत गर्म हो जाता है, यानी पूरा दिमाग ऐसा गर्म हो जाता है। तो उसको बस ठंडा करने के लिए, मैं बस जंगल चला जाता हूँ या पानी की तरफ बैठता हूँ, इससे मुझको कुछ शांति मिलती है। तो ये कहता है कि बस यहाँ पे बैठने से या जंगल जाने से हमें शांति थोड़ी ना मिलेगी, हमें हमारे प्रॉब्लम से छुटकारा थोड़ी ना मिलेगा। राहुल की बात भी सही है। बाद में फिर राहुल उसे कहता है
जो भी हो हम दोनों साथ मिलकर उसको पार कर लेंगे, तुम चिंता ना करो। उसे समझा बुझा कर राहुल विशाल को अपने साथ घर ले आता है। उसके बाद में कुछ दिन ऐसे बीतते हैं और एकाएक अचानक से क्या होता है, विशाल की मानो दुनिया ही बदल जाती है। उसके सारे जो घर के कर्ज थे वो धीरे धीरे यानी कम होने लगे। बीमारियां पूरी तरह से घर से चली गई। घर की हालत बहुत अच्छी हुई। जो विशाल दूसरे के खेतों में मजदूरी किया करता था, अब अपने खुद के खेतों में काम करने लगा है। उसका अपना खुद का खेत हुआ है, खेत में दो गुने ज्यादा फसल होने लगी है। तो इन सब चीजों से राहुल बहुत खुश था, क्योंकि मेरे दोस्तों की हालत सुधर गई है। और ये एकदम से अचानक से सडनली हुआ, विशाल की जिंदगी ही बदल गई। पता नहीं कैसे, लेकिन उसके घर में सब खुशियां ही खुशियां आने लगी। सारे प्रॉब्लम्स छूट गए, हट गए, सब कुछ अच्छा होने लगा। लेकिन राहुल का वही था, वही गरीबी में जिंदगी बिता रहा था। जो भी चीज सामने आता था सबको फेस करके खुशी से आगे बढ़ रहा था। इसी तरह से दोनों की जिंदगी चल रही थी। विशाल की बहुत अच्छी सी जिंदगी बीत रही थी और राहुल अपनी गरीबी में, लेकिन हंस खेल के खुशी से जो भी पल आ रहा है सामने खुशी से उसको जी रहा था। गरीब ही था लेकिन वो। एक दिन राहुल दूसरे के खेत में काम कर रहा था। दूर से ही विशाल दौड़े हुए चला आता है और आकर राहुल को पकड़ लेता है और गोल गोल घुमाने लगता है। राहुल कहता है क्या बात है, इतनी खुश हो आज, कोई खुशखबरी? तो देखा हाँ है ही ऐसी खुशखबरी। विशाल ये कहता है कि तुम जानते हो, जब हमारे घर की हालत कुछ ठीक नहीं थी तब हमने शहर में जाके कुछ काम करने का सोचा था। हमने कुछ लोगों से बात की थी। मैंने कहा हाँ हाँ। राहुल कहता है हाँ हमने किया था। कहा हाँ तो वही, शहर से हमारे लिए बुलावा आया है कि हमें शहर में नौकरी मिल गई है। राहुल काफी खुश होता है, विशाल भी खुश दिखाई पड़ता है। लेकिन विशाल ये कहता है कि इस बार मैं नहीं आ सकता हूँ, यानी ये जो काम हम दोनों को मिला है तो इस काम के लिए मैं नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि मेरा ठीक ठाक सब चल रहा है, खेती बाड़ी अच्छी से चल रही है, सब काम सही से। तो मैं ये सब कुछ छोड़ के तो नहीं आ सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे घर की भी हालत सुधर जाए। इसके लिए तुम ये करो ना, तुम अकेले ही शहर जाओ, ताकि तुम्हारी भी घर की हालत सुधर जाएगी, यहाँ से चार पैसे अच्छे ज़्यादा मिलेंगे वहाँ पे। तो राहुल सोचता है कि ये भी बात सही है और विशाल को साथ ले जाना भी गलत है, क्योंकि उसका यहाँ पे सब कुछ ठीक है, यहाँ पे यहाँ से उसे ले जाना उसको सही नहीं लगता है। तो राहुल ये कहता है कि तुम्हें अकेला छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन तुम्हें साथ ले जाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारा सब कुछ तो अच्छा चल रहा है। तो मैं सोचता है मैं अकेला ही चला जाऊंगा, लेकिन मैं वहाँ पे ठीक से कर पाऊंगा? मैं तो वहाँ पे कुछ जानता नहीं हूँ। तो विशाल कहता है कोई चिंता नहीं, मैंने सब कुछ देख लिया है, सब कुछ मैंने, यानी कहते हैं ना, सब कुछ बंदोबस्त अच्छे से कर लिया, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। बस तुम वहाँ पे जाके ज्वाइंट हो जाओ और जो भी काम बताए उसे ठीक से समझ लो, बाद में फिर उसे करना शुरू कर दो। राहुल कहता है ये भी बात सही है। वो भी खुश हो जाता है कि चलो चार पैसे और मिल जाएंगे। खुशी खुशी दोनों भी घर के लिए निकल जाते। घर पहुंचते राहुल काफी खुश रहता है। माँ से कहता है माँ, विशाल ने मेरे लिए बहुत अच्छी नौकरी लेकर आया है, शहर की नौकरी है। अब हमारे भी दिन बहुत अच्छे हो जाएंगे, हम भी चार पैसे कमा लेंगे। माँ, उसके पिताजी, घर के सब खुश रहते हैं कि बच्चे को शहर में अच्छी नौकरी मिली है। माँ खुशी से कुछ मीठा बनाती है। मीठा वो जो राहुल को बहुत पसंद है, सूजी का हलवा। वो सूजी का हलवा बनाती है, सबको देती है। सब लोग बड़े चाव से मीठा सूजी का हलवा खाते हैं। विशाल कहता है कि राहुल, मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द तुम ये नौकरी ज्वाइन कर लो, क्योंकि जितनी जल्दी तुम ये नौकरी पकड़ लोगे उतना अच्छा है, क्योंकि शहर है, कोई और लोग ना जाके नौकरी पकड़ ले। घर के लोग भी कहते हैं ये भी बात सही है, नौकरी की तो सबको ही आवश्यकता होती है। बाद में फिर उसकी माँ रातों रात अपने बेटे की संदूक पैक कर देती है, खाने के लिए कुछ चीज़ें बना देती है। शहर जा रहा है, कुछ खाने की आवश्यकता पड़ी तो मिलता है, नहीं मिलता है, चिंता होती है माँ को जिस तरह से। तो संदूक में उसके कपड़े पैक हो जाते हैं, खाने के लिए कुछ चीज़ें उसकी माँ बना देती है। सुबह बड़ी खुशी खुशी से सब लोग उठते हैं,
अपना जल्दी जल्दी सब रेडी होते, तब तक विशाल आ जाता है घर में। विशाल आकर बाद में फिर काकी से कहता है, काकी राहुल के लिए संदूक वगैरह सब पैक हो गया? वो बोलते हाँ हो गया। बाद में फिर राहुल भगवान को प्रणाम करता है, माता पिता के पैर को छूता है, उनसे आशीर्वाद लेता है, शहर के लिए रवाना होता है। शहर जाते जाते वो बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर अपनी माँ को देखता है। माँ भी काफी दूर जाने तक अपने बेटे को निहारती रहती है। बेटा है, एक लौता बेटा है। उसी दौरान आस पड़ोस के लोगों को भी पता चल जाता है कि राहुल को शहर में अच्छी नौकरी मिली है। लेकिन कुछ औरतें रहती है, कुछ लोग रहते हैं जो कहते हैं कि तुम्हारा एक लौता ही बेटा है और तुम अपने आप से इतनी दूर शहर में भेज रही हो। तो राहुल की माँ कहती है कि विशाल है ना, उसका दोस्त है, बचपन का दोस्त है, उसने सब कुछ देख लिया है, सब कुछ उसके लिए ठीक कर दिया है, तो मुझे चिंता किस बात की। तो घर के आसपास के लोग भी कहते हैं हाँ ये तो बचपन के दोस्त है और विशाल ने सब कुछ देखा है तो ठीक ठाक ही देखा होगा। ये सब बातें बोलते हुए वो बार बार अपने बेटे को देख रही है, वो जो रास्ते से आगे बढ़ रहा है। तब तक देखती है जब तक वो आंखों से ओझल ना हो जाए। और राहुल भी अपनी माँ को बार बार पीछे मुड़कर, अपने माता पिता को बार बार पीछे मुड़कर ऐसे हाथ दिखाते हुए जाता है, बार बार हाथ दिखाता है और जा रहा होता है। अब कुछ दूरी पर जाने के बाद माँ को राहुल नजर नहीं आता है, वो अपने काम के लिए चली जाती है। राहुल भी पीछे मुड़ के देखता है, अब माता पिता उसे दिख नहीं रहे। वो भी अभी आगे बढ़ने लगता है। गांव की सीमा के बाहर वो लोग निकलते हैं। गांव की सीमा के बाहर एक नदी बहती है। नदी से नाव पकड़ के उसे दूसरी किनारे जाना है। तो ये लोग उसी नदी के किनारे जो कच्ची सड़क है उस पर से दोनों चलते चलते बातें करते हुए जाते हैं। नाव अच्छे से पकड़ लेते हैं, नाव में बैठते हैं। अब तक सब कुछ ठीक था, सब कुछ अच्छा था। नाव में बैठने के बाद अचानक से विशाल फिर से चुपचाप होकर फिर से उसी तरह से नदी को निहार रहा है, देख रहा है पानी में। राहुल कहता है, अब तक तो विशाल तुम बहुत बोल रहे थे, अब फिर से क्या हुआ? फिर से नदी को देख रहे हो, डर लग रहा है? विशाल देखता है, मुस्कुराता है और हल्के से सिर हिला देता है, यानी नहीं करके। बाद में फिर ये लोग दूसरे किनारे उतर जाते हैं। वहां से आगे का सफर फिर से शुरू करते हैं, क्योंकि विशाल को राहुल को गाड़ी में बिठाना है शहर के लिए। आगे के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद में शाम होने के बाद विशाल अकेला घर आता है, यानी गांव में विशाल अकेला आता है। गांव के लोग कहते हैं, राहुल को ठीक ठाक बिठा दिया? विशाल कहते हैं हाँ, शहर की गाड़ी में बिठा दिया। ये विशाल को बहुत अच्छे से मालूम था कि राहुल की माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। सबसे पहला विशाल राहुल के घर जाता है। राहुल की माँ से कहता है, काकी मैंने विशाल को गाड़ी में ठीक ठाक बिठा दिया है। राहुल की माँ बहुत खुश होती है, क्योंकि विशाल ने बहुत बढ़िया काम किया है, उसके बेटे को शहर में अच्छी नौकरी दी है, जिससे उनके घर की हालत अब सुधरने वाली है। काकी यानी राहुल की माँ विशाल को कहती है, आओ बेटा बैठो। उसके लिए आंगन में खाट बैठा, यानी खाट जो होती है वो बिछा देती है। खाट पे बैठने के लिए कहती है। विशाल खाट पे बैठ जाता है। बाद में राहुल की माँ घर के अंदर जाती है, ग्लास भर के पानी लेकर आती है। एक छोटी सी प्लेट में गुड़, एक छोटा सा, मीठे के लिए तो वही है, गरीब लोग रहते, गुड़, एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का वो लेकर आती है। विशाल को गुड़ खाने को देती है, पानी पिलाती है। फिर रास्ते में जो भी बात हुई उनकी गाड़ी में जाने तक, वो सारी बात वो पूछती है, बड़ी प्यार से सुनती है। विशाल सारी रास्ते की सारी बातें वो सब काकी से कहता है, यानी राहुल की माँ को कहती है। माँ बहुत प्यार से सुनती है, वही नीचे जमीन पे बैठे। बाद में विशाल कहता है, काकी मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं घर जाना चाहती हूँ, माँ घर में इंतजार कर रही होगी। काकी जो राहुल की माँ है, राहुल की माँ कहती है, हाँ हाँ बेटा, जरूर जरूर घर पे जाओ, तुम्हारी भी माँ इंतजार कर रही होगी। विशाल उठकर अपने घर चला जाता है। इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं, लेकिन राहुल की कोई चिट्ठी नहीं आती। तो एक दिन राहुल की माँ विशाल से टोक देती है कि विशाल बेटा, राहुल का कोई खबर क्यों नहीं आ रही है?
राहुल ने आज तक क्यों चिट्ठी क्यों नहीं भेजी है, जबकि वो वहाँ पे ठीक से पहुँचा है कि नहीं, उसे काम ठीक से लगा है कि नहीं, उसे रहने के लिए ठीक से कुछ मिला है कि नहीं, माँ है, चिंता होती है। वो ढेरों सवाल विशाल से कहती है। तो विशाल उन सारे सवाल पे जवाब ये देता है कि काकी शहर है, नया जगह है, नया काम है, उसे समझने के लिए देर लगेगी। वो वहाँ पे काम सीखेगा, समझेगा, बाद में फिर उसको समय मिलेगा, तब तो वो चिट्ठी लिखेगा। शायद कुछ प्रॉब्लम होगी, शायद उसको काम ज़्यादा हो, जिसके कारण वो चिट्ठी लिख नहीं पा रहा है। वैसे राहुल तो पढ़ा लिखा है, वो क्यों नहीं चिट्ठी लिखेगा। उसकी माँ कहती है हाँ ये भी हो सकता है, नई जगह है, काम का लोड होगा, नया काम है, सीखना पड़ता है। राहुल की माँ समझकर अपने घर चली जाती है, अपने बेटी का बस चिट्ठी का इंतजार करती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन विशाल दौड़े दौड़े घर पे आता है, चेहरे पे बड़ी सी स्माइल लेकर काकी को आवाज देता है, यानी राहुल की माँ को आवाज देता है, काकी काकी राहुल का चिट्ठी आई है। तो बाद में फिर काकी आकर देती है, तो चिट्ठी के साथ कुछ पैसे भी भेजे थे उसने। काकी यानी राहुल की माँ बहुत खुश हो जाती है कि बेटे की चिट्ठी आई है। उसकी सब सारे चिट्ठी में सारी चीज़ें लिखी है कि उसे बहुत अच्छा काम मिला है, वो बहुत अच्छे से समझ चुका है, काम अच्छे से कर रहे हैं, वहाँ पे लोग अच्छे हैं, वगैरह वगैरह जो अच्छी अच्छी बातें थी राहुल ने सब चिट्ठी में लिखी हुई थी। माँ और उसके पिताजी राहुल के पढ़कर खुश होते हैं। जो राहुल ने पैसे भेजे, माँ बड़ी खुशी से पहली बार इतना ज़्यादा पैसे उनके हाथ में आया, लेकर भगवान के पास रखती है, दिया जलाती है, बड़ी खुशी से फिर से गुड़ लाती है और विशाल का मुंह मीठा करती है कि तुमने बहुत अच्छी खुशखबरी दी करके। इसी तरह से कुछ महीने बीतते हैं। राहुल की बस चिट्ठी आती है और हर महीने पैसा आता है। एक दिन होता यह है कि शाम का समय रहता है। शाम के समय में सब लोग, पहले कह देती हूँ कि वो गांव है, उस गांव में बिजली बिजली नहीं है, यानी लाइट वगैरह कुछ नहीं, यानी शाम होने से पहले लोग खा पी के आराम कर लेते हैं। तो ऐसे गांव में जल्दी खाना होके बाद में फिर सब लोग आराम करते। तो कुछ लोग बाहर बैठे हुए रहते, कुछ औरतें अपनी ग्रुप बना के बैठे हुए रहते और कुछ बच्चे लोग खेल रहे थे। तो होता यह है कि खेलते हुए एक छोटा बच्चा, उसके ही पड़ोस का बच्चा, उसका नाम था मुन्ना, वो खेलते खेलते उसकी माँ के पास आता है और कहता है माँ मुझे बड़ी ठंड लग रही है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। माँ कहती है कि अचानक अभी अभी खेल रहा था, अचानक से क्या हो गया, ठंड लगने लगी। माँ को चिंता होती है, माँ उठाती है, घर ले जाती है, स्वेटर वगैरह पहना देती है उसको और उसको सुला देती है। इसी तरह से मुन्ना हर शाम को कोई ना कोई बात अपनी माँ से बोलने लगा। अब उसकी माँ सारी औरतों के बीच बैठती थी। रात का समय, शाम के समय में सब सारी औरतें एक साथ ग्रुप बना के बैठते थे, दिन भर की बातें किया करते थे। तो ऐसे समय में, ऐसे वक्त में ये छोटा बच्चा बीच में आया करता था और माँ से अजीब अजीब बातें किया करता था। फिर एक दिन वो ये कहता है कि माँ मुझे बहुत घुटन हो रही है, मेरे हाथ पैर बंधे हुए, माँ उसे छुड़ाओ, मुझको बहुत डर लग रहा है। इस तरह से बात तो उसकी माँ कभी कभी उसको डांट देती थी। ये कहाँ से सुनाता है, पता नहीं कहाँ से सुनता है और आकर अजीब सी बातें करता है। लेकिन धीरे धीरे वो जो मुन्ना था इसी तरह से अलग अलग बातें किया करता था। अब आसपास के जो लोग थे वो उसकी बात को गौर से सुनने लगे और बाद में फिर उसकी बातों के और आने लगे, यानी वो अपनी बातों से लोगों को खींचने लगा। जो मुन्ना था वो एक रोज इसी तरह से मुन्ना खेलते खेलते अचानक से अपनी माँ के पास आता है और माँ से कहता है माँ नदी किनारे चलते जाएंगे ना बहुत दूर पे, तो वहां पे एक नदी मुड़ती है, वहां पे एक बहुत बड़ा पेड़ टूटा पड़ा हुआ है, वहां की मिट्टी लाल है और आगे जाने के बाद एक बहुत बड़ा सा पहाड़ है। उस पहाड़ के नीचे एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है, बहुत काफी बड़ा पत्थर है। उस पत्थर के नीचे काफी घना अंधेरा है और मुझे बहुत डर लगता है, वहां पे ना माँ मुझे घुटन होती है और वहां पे पानी की आवाज ऊपर से नहीं नीचे से आती है, मुझे काफी डर लगता है, माँ मुझे वहां से निकालो। जब ये इस तरह से कहता है
तो लोगों को काफ़ी अजीब लगने लगता है कि ये बच्चा, और ये रोज़ ऐसी-ऐसी बातें बताया करता था जो कि उसने कभी देखा नहीं। गाँव के बाहर कभी वो गया नहीं, नदी के पास तो बिल्कुल ही नहीं, नदी के पार वहाँ पे कौन-सी चीज़ है, कहाँ पे कौन-सी जगह है, वहाँ पे क्या-क्या है, यानी बाहर की ऐसी बातें बताया करता था जो ये बच्चा समझ ही नहीं सकता है, ना ही उसने कभी देखा है, ना ही वो उसे वहाँ पे लेकर गए हैं। वो बातें बताने लगा जो गाँव के कुछ लोग ही जानते हैं, जो कि नदी पार करके उस जंगल में गए हैं। ऐसी बातें वो बताया करता था कि गाँव के कुछ लोग जानते हैं। तो गाँव के लोग उसके पास सुनने लगे, आकर उसकी बातें सुनने लगे। एक रोज़ अमावस्या की रात थी। मुन्ना हमेशा की तरह सभी बच्चों में खेल रहा था। खेलते-खेलते अचानक फिर से वो अपनी माँ के पास गया। माँ की गोद में बैठा और माँ से कहता है कि माँ, काकी को बुला लाओ, काकी को लेकर आ। फिर काकी को आवाज़ देती है। उस दिन काकी घर में थी, तो काकी को आवाज़ देती, यानी किसे, राहुल की माँ को। उसकी माँ आती है, राहुल की माँ आती है, पास में बैठती है। ये तुरंत अपनी माँ की गोद से उठकर राहुल की माँ की गोद में बैठता है और फिर माँ के चेहरे को ऐसे हाथ लगा के, ऐसे पकड़ के, दो हाथों में, छोटे नन्हे नन्हे छोटे छोटे हाथों से अपने माँ के, यानी राहुल की माँ के ऐसे चेहरे को पकड़ता है और कहता है, माँ, मैं कितने दिनों से समझा रहा हूँ, अब तक तो समझ नहीं पा रही है। तो वो कहता है कि क्या हुआ बेटा, और ये मुझे अचानक से माँ कैसे कह रहा है। काकी कहते कहते मैं, यानी किसको भी लगेगा ना, जो कल तक काकी कह रहा था वो मुझे आज अचानक से माँ कह रहा है। बाद में बातें करते करते अचानक से मुन्ना का आवाज बदल जाता है। मुन्ना ये कह रहा था कि माँ, मैं कितने दिनों से तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम समझ ही नहीं पा रही हो। ये सब बातें करते करते वो अचानक से आदमी की आवाज में बोलने लगा कि माँ, मैं तुम्हारा बेटा राहुल हूँ। ये जब कहती तो सारे औरतें तो डर जाती है, राहुल की माँ भी डर जाती है, ये क्या बात कर रहा है। इतने में आसपास के सब लोग आ जाते हैं, जो बड़े बुजुर्ग वगैरह थे सब लोग आ जाते हैं। तब वो कहता है, वो लोग अपने यहाँ से सवाल करने लगते हैं उसे कि बेटा ये तुम क्या कह रहे हो, कौन राहुल। देखा, राहुल, मैं राहुल हूँ, मुझे धोखा दिया गया है, शहर ले जाऊंगा कहकर मुझे कहीं और ही लेकर गए, ऐसा कहता है। और इतने में वो राहुल, यानी जो मुन्ना था, वो बेहोश हो जाता है। सब लोग का बाद में फिर ध्यान कहाँ पे जाता है, विशाल के पास। जी, जब जिस समय में वो मुन्ना ये कहता है कि मुझको धोखा दिया गया है, शहर ले जाऊंगा कहकर किसी और जगह ले गया, ये जब सुनते हैं सब लोग, तो सब लोग हक्का पक्का रह जाते हैं और सब लोग जान जाते हैं आखिर में सिर्फ विशाल था राहुल के साथ में। सब लोग विशाल की तरफ देखते हैं। विशाल पसीना पसीने हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है क्या कहो, और बाद में फिर फूट फूट के रोने लगा। सब लोगों ने कहा, रोना बंद करो और ये कहो। सबकी आवाज में अब कठोरता थी, क्या किया तुमने राहुल के साथ। तब राहुल के बारे में विशाल कहता है, अपने आप, यानी खुद के लिए घृणा भरी आवाज में, यानी खुद के लिए नफरत भरी आवाज में वो ये कहता है खुद के लिए कि मैंने ही कहा था कि तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। ये जब कहता है तो राहुल की माँ कहती है, मुझे साफ साफ कहो तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे बस मेरे बेटे के बारे में जानना है। सब लोग चिल्लाने लगे, तुम पहेलियां मत बुझाओ, जो भी है साफ साफ कहो। वो कहता है कि आप सब लोग जानते हैं कि उसकी हालत, यानी विशाल कहता है कि उसकी हालत कैसे थी पहले, कि मेरी हालत कैसी थी, कर्ज में डूबा हुआ था, घर में बीमारियां चल रही थी, परेशानी थी, ऐसी चल रही थी कि थमने का नाम नहीं ले रही थी। तब किसी ने मुझसे ये कहा कि तुम्हारे हर सवाल का जवाब, यानी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर कुछ है तो जंगल में है, तुम वहां पे एक बार जाओ, तुम्हारे सारी समस्या का हल मिल जाएगा। इसलिए मैं जंगल में जाने लगा, जंगल में गया,
काफ़ी दूर जाने के बाद मुझे वहाँ पे एक अघोरी मिला। अघोरी से मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता दी। अघोरी ने उसे ये कहा कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी सँवार सकता हूँ। बहुत सी बातें उसने कही अघोरी ने, और ये उन बातों से इम्प्रेस भी हुआ। उसने कहा, लेकिन मैं तुम्हें जो माँगूँगा वो तुम्हें देना होगा। अब ये विशाल जो काफ़ी प्रॉब्लम में चल रहा था, उसने तुरंत वहाँ पे अपनी ज़ुबान दे दी कि बाबा आप जो माँगोगे मैं आपको दे दूँगा। आप बस मुझे अपने ये परेशानी से बाहर निकालिए। ये जो गरीबी में ज़िंदगी चल रही है वहाँ से मुझे बाहर निकालिए। बाबा ने उससे कहा कि जब-जब मैं तुम्हें बुलाऊँ तब-तब तुम आओ, कुछ पूजा करना है वग़ैरह-वग़ैरह। जो भी बातें सॉरी विशाल और वो अघोरी में हुई थी, वो सारी बातें विशाल गाँव वालों के साथ साझा करता है, सबको बता देता है। उसके बाद में फिर सब लोग गाँव वाले जानते हैं कि अचानक से विशाल की ज़िंदगी बदल गई। सब लोग ये मानते थे कि भगवान ने इसका नसीब पलट दिया, लेकिन ये नसीब पलटने वाला भगवान नहीं, कोई और था। तो विशाल ये कहता है कि जब मेरा नसीब बदल गया, सब कुछ अच्छा होने लगा, तो एक दिन जंगल से उसके लिए बुलावा आया कि अघोरी बाबा ने बुलाया है। विशाल खुशी-खुशी से जंगल में गया। जाने के बाद अघोरी से मिला। कहा, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा है। अब आप जो माँगोगे मैं आपको दे सकता हूँ। इतना कुछ आपके कृपा से, आपकी दया से उसको जो कुछ बोलना था वो बोल दिया। उसके कारण मैं अब बहुत अच्छा हूँ कि आप जो माँगोगे मैं आपको दे सकता हूँ। तो अघोरी ने ये कहा कि ठीक है, अब मैं माँगूँगा वो तुम्हें देना होगा, और तुमने मुझे ज़ुबान दी है, पलटोगे तो जो मैंने दिया है वो मैं वापस ले भी सकता हूँ। अघोरी ने डायरेक्टली उसके मुँह पर बोल दिया, ये अपनी ज़ुबान से मुकरना मत। होता ये है कि वो वहाँ पे कुछ देर बैठता है, उससे समझाने लगता है, कल शाम के समय तुम्हें वापस आना है। वो वहाँ पे जैसे वो कहता है उस तरह से वो पूजा वगैरह कर लेता है। वो तो खुश ही रहता है कि अघोरी बाबा ने तो उसकी किस्मत चमका दी है। दूसरे दिन शाम के समय विशाल जंगल जाता है अघोरी के पास। वहाँ पे सामने बैठता है, बड़ी खुशी से हाथ जोड़े। बाद में अघोरी से कहता है कि तुम्हारी जो मनोकामना पूरी हुई है, अब उसका मोल चुकाने का समय आया है। तो ये कहता है, हाँ बाबा, अब कहिए क्या चाहिए आपको। तो ये कहता है कि मुझे नरबलि चाहिए। ये सुनकर विशाल की तो दुनिया हिल जाती है। नरबलि, विशाल डर जाता है। बाद में फिर वो कहता है, बाबा नरबलि कैसे मैं दे सकता हूँ। तो अघोरी फिर से कहता है, देखो जुबान से मुकरोगे तो जो कुछ भी मैंने तुम्हें दिया है वापस तो मैं ले लूंगा, लेकिन जैसे तुम्हारी हालत थी उससे बदतर हालत में कर दूंगा तुम्हारी। अब ये विशाल के लिए इस तरह से बात हुई है कि यहाँ पे कुआं और यहाँ पे खाई, अब करे तो क्या करे। ये कहता है, बाबा मुझे कुछ दिनों का सोचने के लिए मोहलत दो। बाबा कहते हैं कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैं तुम्हें बस इतना दिन दे सकता हूँ। इन दिनों के बीच, कुछ दिन की बात कहते हैं, यानी 2-4 दिन कुछ कहा होगा शायद। तो इतने दिन के बीच में मुझे नरबलि चाहिए। ये चुपचाप सुन के वहाँ से उठकर चला आता है। अब विशाल घर आता है और सोचने लगता है कि मैं बाबा की इच्छा अब कैसे पूरी करूँ। गाँव में ऐसा कौन है जो मेरे साथ जंगल में आ सकता है, कि जिसे मैं ले जा सकता हूँ। काफ़ी सोचता है, उसे कोई मिलता नहीं, क्योंकि गाँव में वो किसी के साथ ज़्यादा घुल-मिल कर नहीं रहता है, किसी के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं है, और गाँव में कोई उस पर विश्वास करेगा क्यों? अगर ये किसी को लेकर जाएगा तो डायरेक्ट पकड़ा जाएगा। इसीलिए ये अपने दोस्त को चुनता है, अपनी खुशी और दोस्त, इनमें से अपने सबसे ज़्यादा वो कीमत अपनी खुशी को देता है। अपने घर में जो आई हुई खुशहाली है उसको देता है, और अपने दोस्त को बलि के लिए चुनता है। फिर विशाल ये कहता है कि वो उसे ले जाने के लिए एक बहाना करता है कि उसे शहर में अच्छी नौकरी मिली है, क्योंकि इससे कोई उस पर डाउट नहीं करेगा, और ये आराम से उसको राहुल को ले जा सकता है, और राहुल भी बिना किसी सवाल किए उसके साथ आ सकता है। इसीलिए विशाल ये कहता है गाँव वालों के साथ सामने कि मैंने
झूठी खबर लाई कि राहुल को काम मिला है शहर में और मैं उसको ले जा रहा हूँ। ऐसे बोल के उसको मैं नाव में बिठाकर जंगल के पार ले गया और जंगल के अंदर उसको ले गया, एक छोटा रास्ता बता के, और उसको जंगल के अंदर ले गया। अघोरी के लोगों ने राहुल को पकड़ा। राहुल तब छटपटाने लगा, खुद को छोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसने ये पाया कि विशाल चुपचाप खड़ा है, कुछ बोल नहीं रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आया ये हो क्या रहा है। जब उसने देखा कि विशाल चुपचाप अघोरी के पास में जाके बैठा, तब राहुल के मानो पहाड़ पड़ गए, पहाड़ ही टूट गया हो उसके। पहाड़ तो बहुत छोटी चीज है, पूरा आसमान उसके सिर पे गिर गया हो, इस तरह से उसकी हालत हो गई। राहुल समझ गया कि यहाँ पे बहुत बड़ा धोखा हुआ है उसके साथ। विशाल ये कहता है कि राहुल वहां पे उसको हाथ पैर बांध दिया गया, लेकिन राहुल ने कुछ न चीखा न चिल्लाया, वो चुपचाप था, बिल्कुल चुपचाप था। वो बस एक नजर विशाल को देखे जा रहा था। उसने ना कोई सवाल किया, न कुछ पूछा, न चीखा न चिल्लाया, ना कुछ बुरा कोई बात कही, ना ही कोई बद्दुआ दी विशाल को, कुछ नहीं। क्योंकि राहुल जिस सिचुएशन में था उस वक्त उस पर इस तरह से आसमान टूट पड़ा था कि कुछ बोलने के काबिल ही नहीं बचा हुआ होगा शायद वो, कि वो क्या बोले। सिचुएशन को हैंडल ही नहीं कर पाया होगा। वो क्या हैंडल करेगा, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी वहां पे हो रहा था, और वो समझ गया होगा ना कि वहां पे कुछ गलत होने वाला है उसके साथ। वो बस चुपचाप बिना कुछ बोले सिर्फ विशाल को देखे जा रहा था। और बाद में फिर कुछ समय बाद विशाल ने राहुल से ये कहा कि डरो मत, बस थोड़ी देर की बात है, बस फिर सब ठीक हो जाएगा। होता यह है कि उसकी वहाँ पे राहुल की बलि दे जाती है। विशाल को बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि राहुल को कहाँ पे दफनाया गया है। उसके बाद घर में आता है, मन घड़त कहानी बता देता है, जो भी झूठ उसको बोलना था वो बोल देता है। और ये उसके बाद में जो कुछ भी हुआ है वो तो गाँव वालों को मालूम है, राहुल के माता पिता को भी मालूम है। बाद में सब लोग काफी कोसते हैं उसे और कहते हैं कि कल सुबह हम लोग सब जाएंगे और वो जगह को खोद कर देखेंगे कि सच में वहां पे राहुल है। सुबह होने के बाद सब लोग विशाल के घर पहुंचते हैं, ये कहने के लिए कि बताओ राहुल को किस जगह पे दफनाया है। तो क्या पाता है वहां पे, विशाल के घर में ताला लगा हुआ है। विशाल रातों रात अपने परिवार के साथ कहीं बाहर भाग गया है, किसी को पता नहीं वो कहाँ पे चला गया। उसके बाद में फिर ये लोग उस जंगल के यहाँ पे जाते हैं। जैसे कि बच्चे ने कहा था, एक नदी मुड़ती है, वहां पे टूटा हुआ पेड़ है, वहां पे एक बहुत बड़ा पहाड़ है, पहाड़ के नीचे एक काफी बड़ा सा एक चट्टान है, पत्थर है। वहां की बात ये जो मुन्ना था उसने कहा था, तो ये गांव के लोगों को मालूम था। तो उसी हिसाब से ये लोग सब लोग उस मुन्ने की बात को फॉलो करते और वहां पे जाके जमीन खोदते। तो क्या पाते हैं वहां पे गांव के लोग, कि वहां पे एक लाश है और उसके आसपास में वही संदूक जो उसकी माँ ने बड़े प्यार से पैक किया था, खाने के लिए चीजें जो थैली में भरा हुआ था, थैले में दिया था, वो थैला, वो संदूक। राहुल ने जिस दिन वो माँ को टाटा बाय बाय किया, प्रणाम करके जब गया था, तब उसने स्लीपर पहनी हुई थी, उसके स्लीपर वहां पे पाए गए। हाथ में बाजू में जो कड़ा पहनते गांव के लोग कुछ पहनते, वो कड़ा था, गले में उसकी ताबीज था, और पैर में भी एक कड़ा था उसके, यानी हाथ और पैर में कड़ा वो पाया जाता है, गले में ताबीज पाई जाती है। उसकी संदूक के अंदर उसके कपड़े, खाने की वो चीजें जो उसकी माँ ने एक छोटे से डिब्बे में पैक करके दिया था, थैले में, वो सब चीजें वहां पे मिलती है। राहुल की माँ समझ जाती है कि मेरा बेटे को शहर नहीं किसी और ही दुनिया भेज दिया गया है। काफी फुट फुट के रोते हैं राहुल की माँ और पिताजी। अब करे भी तो क्या, समय हाथ से निकल चुका है। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ी गद्दारी
कोई सोच भी नहीं सकता कि एक बचपन का दोस्त एक साथ एक थाली में खाए पिए, छोटे से बड़े हुए, खेले कूदे हैं, और इतना बड़ा धोखा। राहुल की माँ और पिताजी ही नहीं बल्कि गांव के पूरे लोग सदमे में थे इस बात से। सबकी दोस्ती पर से मानो विश्वास ही उठ गया। आज भी उस गांव में कभी कोई दोस्त ये कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, ये बाहर ले जाता हूँ, तो कोई भरोसा नहीं करता। आज भी उस गांव में कोई एक दोस्त किसी दोस्त के साथ नदी पार नहीं करता है। गांव में घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन नदी पार आज भी उस गांव में कोई दोस्त अपने एक दूसरे दोस्त के साथ नदी पार नहीं करता। वो दहशत, वो डर, वो धोखा आज भी गांव के लोगों के दिल में बसा हुआ है। पुलिस लोगों ने तहकीकात की, छानबीन जो करना है किया, विशाल को ढूंढने की कोशिश की। ये तो ठीक से मालूम नहीं कि विशाल को पुलिस ने पकड़ा या नहीं पकड़ा। पकड़ा होगा तो उसका नसीब, अगर नहीं पकड़ा होगा फिर भी भाग के जाएगा कहाँ? गांव से भाग सकता है, गांव के लोगों से भाग सकता है, लेकिन अपने कर्मों से भाग सकता है। जो गद्दारी की, जो धोखा दी उसने अपने दोस्त से, वो धोखे से, वो बेईमानी से, वो गलत चीज जो उसने, इतनी बड़ी बात जो उसने की है, जो पाप किया है, क्या उससे भाग पाएगा? क्या उसे उसके कर्मों की सजा नहीं मिलेगी? जरूर मिलेगी, क्योंकि इंसान हर चीज से भाग सकता है लेकिन अपने कर्मों से नहीं भाग सकता। अच्छाई का फल अच्छा और बुराई का फल बुरा मिलकर ही रहता है। ये थी आज की कहानी, राहुल और विशाल की। आपको ये कहानी कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइए। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलेंगे अगली कहानी में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए नमस्ते।